तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, आज विज्ञान और किसान में आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं एक इंजीनियर किसान की। जी हाँ, पेशे से ये जो किसान हैं महिला हैं और इंजीनियर भी हैं, जो कि मशरूम की खेती कर रही हैं। इनका नाम है अंजना। किस तरीके से अंजना जी मशरूम की सफलतापूर्वक खेती कर रही हैं बतौर एक इंजीनियर होते हुए भी, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है। हमारे समाज में तो कम से कम यही धारणा है। आनंदीबेन गामित ने भी अच्छी शिक्षा हासिल की, सिविल इंजीनियर भी बन गई, लेकिन उनका झुकाव कृषि की तरफ हो गया। किसी पढ़ी लिखी महिला का यूं कृषि में दिलचस्पी लेना वास्तव में हैरत भरा है। मशरूम की ओर उनके झुकाव का कारण एक लेख बना। ये लेख तापी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रकाशित कृषि संदेश में छपा था। इसमें सीप मशरूम की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। अंजना बेन इस लेख से इतनी प्रभावित हुई कि मशरूम की खेती करने की ठान ली। क्योंकि खेती के बारे में उनको खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो खुद कृषि विज्ञान केंद्र जा पहुंची और फिर वहीं से मार्गदर्शन लिया। ये लेख अकेला कारण था, ऐसा भी नहीं है। दरअसल अंजना बेन के मन में गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक कसक थी। खास तौर से वो भूमिहीन और जनजातीय समुदाय के लिए कुछ करना चाहती थी। मशरूम के लिए चूंकि बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उन्हें मशरूम ही सबसे बेहतर विकल्प लगा। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने तापी कृषि विज्ञान केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का विषय था मशरूम की खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास। अंजना बेन की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने 2017 में ही मशरूम उगाने का फैसला किया था और आज वो देश की चुनिंदा महिला किसानों में गिनी जा रही हैं। प्रशिक्षण के बाद अंजना बेन ने बांस और हरी शीट का उपयोग करते हुए मशरूम घर बनाया। इसकी लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 10 फुट रखी। स्पॉन यानी मशरूम का बीज, पॉलीथीन बैग और जरूरी दवाओं के लिए केवीके का साथ मिलता रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समय समय पर इनके यहाँ का दौरा भी करते रहे। शुरुआत में लागत बहुत ज्यादा नहीं लगाई, सिर्फ 11,000 रुपए का खर्च आया। पहली ही फसल जोरदार हुई और इस छोटे से कमरे से उन्होंने 140 किलो मशरूम बरामद कर लिया, जिसकी कीमत रही 28,000 रुपए। अच्छी फसल ने अंजना बेन का हौसला बढ़ाया और अगले 18 माह के दौरान उन्होंने मशरूम हाउस का आकार बढ़ाकर 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा कर लिया। 2019-20 में उन्होंने 1,72,000 का निवेश किया। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक 250 किलो स्पॉन बोया। इस बार कमाई रही 3,08,500 रुपए, जबकि उत्पादन की कुल लागत महज 88,350 रुपए थी। इस तरह शुद्ध कमाई 2,20,150 रुपए रही। अंजना ने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान दिया। अपने रिश्तेदारों, सामाजिक संपर्कों और मांग के आधार पर 100 या 200 के पैकेट बनाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, खुदरा दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से व्यारा शहर में मशरूम बेचने का काम किया और टेलीफोनिक बुकिंग के जरिए मार्केटिंग को आसान बनाया। इसके अलावा तापी जिला कलेक्टर की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका नाम था जैविक बाजार डेस्क
जैविक उत्पादक से प्रत्यक्ष उपभोक्ता को जैविक उत्पाद बेचना। अंजना बेन ने इसका भी सहारा लिया। इन्हीं उपलब्धियों की बिना पर उन्हें न सिर्फ आसपास के इलाकों में मान्यता मिली, बल्कि भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। तो देखा आपने, अगर आप ठान लें तो कोई भी मुकाम दूर नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अंजना जी ने भी, जो कि पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद कृषि क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही हैं और ना सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत अब ये बन चुकी हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए कृषि स्टार्टअप में आज बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान राजकुमारी देवी जी की। अगर देखा जाए तो अमूमन जो महिलाएं हैं ना सिर्फ घर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं या फिर पशुपालन क्षेत्र का काम हो, हर समय अपने आप को व्यस्त रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो सब जगह काम करके दूसरे किसानों तक भी जानकारी पहुंचाती हैं। ऐसी ही जो महिला किसान हैं, ना सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बल्कि अगर देखा जाए तो इनके क्षेत्र में जो किसान हैं, यानी किसान चाची नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं जो किसान चाची हैं किस तरीके से उन्होंने सफलता अर्जित की अलग अलग क्षेत्रों में। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना और अपने दम पर कुछ कर दिखाना कभी भी आसान नहीं रहा है। 20 साल पहले ये सोच और भी प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बूते कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक बार जब कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले गुणगान। बात आज से 2 दशक पहले की है। राजकुमारी के ससुर ने बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी को घर की दहलीज लांघकर खेती बाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इस तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेती के नए गुण सीखती और फिर उन्हें खेतों में आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेत में जाना शुरू किया। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। राजकुमारी देवी की मेहनत जल्द रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया था। अब वो अपनी पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद
राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले रहे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं था। राजकुमारी देवी खुद खेती बाड़ी के नए गुर सीखने के लिए दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम और चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से वो पहले साइकिल चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाई जाने लगी। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गई। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला किसान है जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो या कुछ करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। और अब नजर डाल लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर, यानी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और कौन कौन से प्रमुख कृषि कार्य आप इस माह में कर सकते हैं। अक्टूबर माह में किसान टमाटर की खेती कर सकते हैं। ये मौसम टमाटर की फसल लगाने के लिए सही होता है। इसे अलग अलग प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। इसके लिए रेतीली, दोमट से चिकनी, काली, कपासीय मृदा और लाल मृदा उचित मात्रा में जल निकासी वाली होनी चाहिए। हालांकि रेतीली दोमट मृदा में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से ये इस फसल की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। टमाटर की तुड़ाई उसके उपयोग पर निर्भर करती है। यदि आसपास के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुड़ाई करें। यदि दूर के बाजार में भेजना हो तो जैसे ही फल के रंग में परिवर्तन होना शुरू हो तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा।
और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं हाल ही में जो नए कृषि कानून बने हैं उनके बारे में, कितना लाभ उनके ज़रिए हमारे किसानों को मिल सकता है और उसकी जानकारी होना किसानों के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो किसानों के बीच पहुंचा दी गई जो कि बिल्कुल झूठ हैं। उसके पीछे की जो सच्चाई है, जो सच है, ये आपको जानना होगा और समझना होगा कि आखिर किस तरह की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उसके बाद जो ये कृषि कानून हैं लाए गए हैं और इसके ज़रिए कितना लाभ, कितना मुनाफा आपको आने वाले समय में मिल सकता है। आइए इस बारे में और जानकारी लेने के लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। ये तीनों कानून आए हैं, उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले, और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। अनुबंध खेती में किसान फसल तैयार होने से पहले ही अपने उत्पाद का व्यापारी से करार कर सकता है। इससे उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है, ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले। और अब फार्मिंग इंडिया में आइए नजर डालते हैं एक और खास रिपोर्ट पर।
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान एक सत्र सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर बात की। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में भारत और विदेशों के प्रख्यात वैज्ञानिकों ने कृषि प्रणाली के स्वचालन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन, सटीक निवेश प्रबंधन, संरक्षित खेती, पशुधन प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि विषयों पर प्रस्तुतिकरण और विचार विमर्श किया। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर के अनुप्रयोगों और पशुधन प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों के बारे में डॉक्टर मेहर एस काटकर, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और डॉक्टर ज्ञानेंद्र गौर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश ने बात की। डॉक्टर नवारुण भट्टाचार्य, सीडेक कोलकाता और डॉक्टर अजय शारदा, कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने अनुसंधान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ नेविगेशन प्रणाली और सटीक कृषि में इसके अनुप्रयोग, स्वायत्त वाहन के संकर प्रकार तथा निवेश और गहरे शिक्षण के सटीक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। ड्रोन आधारित तकनीक पर विशेष जोर देते हुए ड्रोन के चयन और इसके बुनियादी विकास, विशिष्ट अनुप्रयोगों, बाजार की उपलब्धता, भारत में ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए दिशा निर्देश, भारतीय खेतों की लघु और सीमांत भूमि जोत पर विचार, ड्रोन के लिए मानक विकसित करने आदि पर डॉक्टर मंजुल के हजारिका, AIT बैंकॉक और डॉक्टर गणेश बोरा, USDA USA ने प्रस्तुतियां दी। विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों पर डॉक्टर श्रीकला बाजवा, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना USA ने विदेशों में उपलब्ध इनपुट प्रबंधन के मशीनीकरण से संबंधित तकनीकों पर प्रस्तुति दी और प्रोफेसर VK तिवारी, निदेशक IIT खड़गपुर ने विचार विमर्श किया। बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए संरक्षित खेती में उन्नति और स्वचालन की आवश्यकता पर डॉक्टर पीतम चंद्र, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश और डॉक्टर धर्मेंद्र सारस्वत, पर्ड्यू विश्वविद्यालय USA ने विचार विमर्श किया। पैनलिस्टों और सत्र अधिकारियों के विभिन्न विचार विमर्श ने अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए संभावित सहयोग और विनिमय के लिए क्षेत्रों जैसे पशुधन प्रबंधन के लिए AI और IoT अनुप्रयोग, प्रजनन, दूध देने, फेनोमिक्स, कृषि में ड्रोन, विकास, अनुप्रयोग और विनियम, VRT के माध्यम से सटीक निवेश प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, छोटे भारतीय खेतों के लिए किफायती रोबोटिक्स अनुप्रयोग और विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए आच्छादित खेती में स्वचालन के लिए बड़ा डेटा प्रबंधन, ऊर्ध्वाधर खेती, हाइड्रोपोनिक्स और एकीकृत प्रणाली की पहचान का नेतृत्व किया। सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर सत्र में डॉक्टर K अलगुसुंदरम, उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित डॉक्टर कंचन K सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक FE, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डॉक्टर CR मेहता, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश ने आभासी तौर पर भाग लिया। इस सत्र में भारत और विदेश के 33 पैनलिस्टों सहित कुल 856 प्रतिभागियों ने भाग लिया। किसान बहनों भाइयों, अब सारी जानकारी जो है हम सभी जानते हैं हमारे मोबाइल पर हमें मिल जाती है और कई तरह की ऐप हैं जो कि विकसित की गई हैं किसानों के लिए। आइए इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं एक छोटी सी ये जानकारी। ICAR NRCO के निदेशक और उनकी टीम ने आर्किडोपीडिया एंड्रॉइड एप्लीकेशन विकसित किया, जो एक ऑफलाइन ऐप है जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के 56 ऑर्किड और देसी ऑर्किड्स की 172 प्रजातियां शामिल हैं। अभी ये एप्लीकेशन अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन आगे हम स्थानीय भाषाओं को शामिल करेंगे। हम ऑर्किड रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और ऑर्किड के बारे में इसकी विशेषताओं और मात्रा को बढ़ाएंगे। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कृषि से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। ग्रामीण महिलाएं उतनी भागीदारी कृषि में देती हैं जितना ग्रामीण पुरुष देते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनका जो योगदान है उसको पहचाना जाए, विशेष करके कृषि में। और कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो किसी भी फसल का बीज होता है और बीजों के रख रखाव में और उनको समय से उसका पौध तैयार करने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। और कुछ ऐसे
विषय हैं, जैसे कि अन्न भंडारण का काम है, उसमें महिलाओं का बड़ा भारी योगदान है। साथ में जो कृषि की क्रियाएं हैं, धान की रोपाई है या निराई है या और भी जो आप कह सकते हैं कृषि की क्रियाएं हैं, उसमें महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। और अब आने वाले दिनों में या चाहे आज की परिस्थिति में भी आप देखें, जबकि ज़्यादातर माइग्रेशन गाँव से शहरों की तरफ होता है, तो कई घरों में महिलाएं हैं पूरे कृषि की जिम्मेदारी निभाती हैं। तो पीछे की तुलना में आजकल के समय में महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ी है और इसीलिए कई बार कहते भी हैं कि कृषि महिला केंद्रित हो रहा है। और महिला केंद्रित हो रहा है तो जो कृषि की जो संस्तुतियां हैं या जो औजार हैं वो सब महिलाओं के अनुरूप बनने चाहिए, ऐसी बार बार जगह जगह से मांग आती है। और इसको भी देखते हुए चूँकि महिलाएं थोड़ा संकुचित स्वभाव की हैं, गाँव की खास करके महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए विशेष जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं उनका आयोजन हो, उनके लिए विशेष गोष्ठियों का आयोजन हो और जो कृषि में प्रसार कार्यकर्ता हैं उनमें भी महिलाओं का यदि भर्ती हम करेंगे तो वो जाकर के ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा बात कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि कृषि में महिलाओं का अमूल्य योगदान है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो ट्विटर पर कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ साझा किया गया, आइए जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज जो जानकारी आपने कृषि दर्शन में ली है इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते हैं कृषि दर्शन में, फिर चाहे तकनीक की जानकारी हो, मौसम की जानकारी हो या फिर एंड्रॉयड ऐप के बारे में आपको जानकारी देनी हो। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का भी। साथ ही कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।